हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड लेक्चर स्टेट ऑफ मैटर गैस लॉ के लिए। इन फर्स्ट लेक्चर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, स्पेशली वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टी और उनके मेजरमेंट्स को लेकर कि आप कैसे मास ऑफ गैस को मेजर करते हैं, कैसे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको समझने वाले हैं। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम गैस के बारे में बात करते हैं बेटा, तो गैस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कब हम किसी पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल को गैस बोलें। अगर हम काइनेटिक थियरी की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करूंगा उसके बारे में, वहां से एक बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी। एक होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड में क्योंकि गैस जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे से काफी ज्यादा ज्वाइंट होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, सबको पता है। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर देन होता है थर्मल स्टेबिलिटी से। अगर हम लोग किसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा दूर दूर रहने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बढ़िया एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे टॉपिक को। तो यहां पर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होते हैं थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर। और अगर हम लोग बात करते हैं गैसियस स्टेट में, अगर हमारा कोई सब्सटेंस है, तो आपको पता ही होगा कि बड़ा रैंडम मोशन मिलता है गैस के मॉलिक्यूल्स में। तो यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लेस देन होता है थर्मल स्टेबिलिटी से। तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी काफी डिटेल स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल एक चैप्टर मानते हैं। ऑल्दो ये चैप्टर कुछ बच्चों को लगता है काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पर बॉयल्स लॉ, गैस लॉ जैसे बहुत ही बेसिक चीजें पढ़नी है। नहीं, ऐसा आप सोचकर मत पढ़िए, आप जमकर तैयारी करिए इसको, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते। तो मैं बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आगे तक पढ़ने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम एक जनरल बात तो हमें समझ में आ गई कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल स्टेबिलिटी से स्टेट के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अब ये स्टेट के ऊपर जो फर्क पड़ता है, और हम मेनली बात करने वाले हैं यहां पर गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट को समझने के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि हम गैस को मेजर कैसे करते हैं, उसके पैरामीटर्स हम लोग को अच्छे से समझने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा मास ऑफ अ गैस, या हम गैसियस मिक्सचर की भी बात यहां पर कर सकते हैं, यानी किसी गैस का मास हम लोग कैसे मेजर करें। आपको यह तो पता होगा कि गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो बहुत ही बच्चों वाली सी चीजें हैं। अगर मैं उनको डिस्कस करना शुरू करूंगा, मास ऑफ गैस, वैसे मास ऑफ गैस को नॉर्मली कैसे मेजर करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर को मैं एम्प्टी बोलता हूं, यानी एम्प्टी मेरे पास वेसल है, खाली है एकदम, और इसके अंदर मैंने कोई गैस इंट्रोड्यूस कराई। आप सिलेंडर में, जैसे आपके घर पे कोई एलपीजी सिलेंडर आता है तो वो फिल्ड सिलेंडर होता है नॉर्मली, तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। ये फिल्ड सिलेंडर है, ये है एक फिल्ड सिलेंडर। अब ये जो फिल्ड सिलेंडर है, सपोज करते हैं एम्प्टी सिलेंडर का मास है x ग्राम, आप केजी में भी ले सकते हैं, बाद में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ये फिल्ड सिलेंडर है बेटा, सपोज करते हैं y ग्राम, तो मास ऑफ गैस को हम बोलेंगे y माइनस x ग्राम, यानी ये होगा आपकी गैस का मास। कई बार प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि यार एयर या गैस के अंदर तो कोई वेट ही नहीं होगा, कोई मास ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा मास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं मोस्ट पॉपुलरली बात करूं मास ऑफ गैस के बारे में, तो ज्यादा अच्छा होगा इफ वी टेक इट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। हम मोल्स की टर्म में लें, जैसे हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल नॉर्मली स्मॉल n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा बेटा वेट ऑफ गैस, ग्राम्स में लें उसको, इसलिए मैंने यहां पर ग्राम्स लिखा था, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। वेट ऑफ गैस को नॉर्मली स्मॉल w से और मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है किसी गैस की मास को एक्सप्रेस करने के लिए। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको वेट की टर्म्स में बात करनी चाहिए या नंबर ऑफ मोल की टर्म में बात करनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही हम लोग हैंडल करते हुए चलेंगे। तो ये बात थी मास ऑफ गैस को लेकर। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वॉल्यूम को लेकर। अब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? नॉर्मली हमें सभी लोगों को बेटा पता है कि गैस का वॉल्यूम हम फिक्स नहीं कर सकते। क्यों फिक्स नहीं कर सकते? गैस का वॉल्यूम बेटा इसलिए फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि गैस एक फिक्स शेप का नहीं होता। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस को लेकर, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस को लेकर, तो दो बातें हैं यहां पर। एक है बेटा आइडियल गैस, थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि आगे जैसे जैसे इस चैप्टर को एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे वहां बच्चों को कंफ्यूजन बढ़े ना। और एक होती है बेटा रियल गैस, जो हम अपनी डेली लाइफ में जिन गैसेस के कांटेक्ट में नॉर्मली आते हैं। तो आइडियल गैस को लेकर सपोज करते हैं ये कंटेनर है, हमें पता है कि गैसेज आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, जहां पर उसको रखा जाए सारे जगह पर वो इक्वली ऑक्यूपाई कर लेती है उस स्पेस को। इस रूम के अंदर जितना भी एयर होगा वो सारे गैस के मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होंगे। और अगर रियल गैस सपोज करते हैं ये कंटेनर में हमारे पास रियल गैस है। आइडियल गैस में पहली बात तो ये कि जो गैस के मॉलिक्यूल का साइज है बेटा वो बहुत छोटा माना जाता है। क्यों छोटा मानते हैं वो काइनेटिक थियरी में हम लोग समझेंगे। और रियल गैस के केस में हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल का जो साइज है कंपैरेटिवली बड़ा मानते हैं। इतना बड़ा नहीं जितना डायग्राम में आप देख रहे हैं, लेकिन हाँ बड़ा मानते हैं। इससे होगा क्या कि जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा, सपोज तो वही कर रहे हैं कि जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो नॉर्मली आइडियल गैस के लिए हम बात करते हैं तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही वॉल्यूम ऑफ गैस मान लिया जाता है। मैं बोल रहा हूं मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। ऑल्दो ऐसा ये बहुत सच नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग में आइडियल गैस की टर्म्स में ही लेकर चलेंगे। जब ये चैप्टर लास्ट में पहुंच चुका होगा तब हम रियल गैस को काफी एक्सप्लोर करेंगे। तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसी को हम गैस का वॉल्यूम मान लेंगे, क्योंकि पूरे कंटेनर को वो ऑक्यूपाई कर चुकी है आपकी गैस। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ही वॉल्यूम ऑफ गैस मान लिया जाता है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका खुद का वॉल्यूम, इनका क्योंकि बहुत छोटे हैं, इनका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाता है। जबकि रियल गैस के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को नॉट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस मानते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मानते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है, वो आगे की क्लासेस में और वीडियोस में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वॉल्यूम के बारे में आपको, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है जो कि क्यूब जैसा है। अब क्यूब जैसा है तो आप कैसे करेंगे, इसका क्यूब का वॉल्यूम जो भी आप निकालेंगे वही वॉल्यूम ऑफ गैस रखेंगे। सपोज करते हैं इसकी हाइट, वेट, ये जो विड्थ है ए है, तो यहां पर वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब बोलेंगे। सपोज करिए एक फुटबॉल है जो स्फेरिकल है, तो वहां पर जो आपकी जो भी आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब की हेल्प से। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ बॉल या वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। तो इस छोटे छोटे मेंसुरेशन के फॉर्मूले लगाकर हम लोग पर्टिकुलरली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकालेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वही वॉल्यूम ऑफ गैस एज्यूम किया जाएगा, अगर वहां पर क्लियरली मेंशन है कि गैस कैसी है बेटा, आइडियल गैस है। क्योंकि रियल गैसेस की कहानी चैप्टर के एंड में आपको समझ में आएगी। दूसरी एक और बात बताऊं यूनिट की, यानी किस यूनिट में आप लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें। तो यूनिट को लेकर अगर हम बोले तो कुछ यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आने चाहिए। जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसी को मैं इक्वल्स टू कह सकता हूं 10⁻³ लीटर, इज इक्वल्स टू बोल सकता हूं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल्स टू बोल सकता हूं क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 लीटर के, तो 10⁻6 मिलीलीटर। तो ये सारे कुछ जनरल से यूनिट हैं, वैसे आप लोग को पता ही होंगे, वॉल्यूम तो बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ये सारे यूनिट्स हैं जिसको हम नॉर्मल केस में वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। तो जैसे ही हम वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें बेटा, अगर वहां पर ये मेंशन नहीं है, अगर ये बात मेंशन नहीं है कि गैस आइडियल है या रियल है, कई बार बेटा रियल गैस को नॉन आइडियल गैस भी बोला जाता है, कई बार रियल गैस को
नॉन आइडियल गैस भी बोलते हैं। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो वहां पर आप समझ के चलिए कि आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रियल गैस की बात करेंगे तो आपको मेंशन करेंगे कि सर्टेन गैस है, या वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देते हैं कि हाँ भैया आप इसको आइडियल मानिए, भले ही वो हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो कई बार वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन नॉर्मली कर देते हैं। अब तीसरा पॉइंट आया बेटा, थर्ड पॉइंट आ रहा है टेम्परेचर को लेकर, टेम्परेचर ऑफ गैस। अब टेम्परेचर ऑफ गैस को लेकर जो नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है वो यही लिखा होता है द हॉटनेस और कूलनेस, द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ गैस या सिस्टम लिखा होता है नॉर्मली, द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ सिस्टम, इसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चीज हॉटनेस तो रिलेटिव वैल्यू है ना, कूलनेस तो रिलेटिव वैल्यू है, इसलिए ये पॉइंट तो लिखा होता है लेकिन इसका कोई बहुत बढ़िया मीनिंग नहीं आता। लेकिन इसका मीनिंग, टेम्परेचर ऑफ अ गैस का मीनिंग हम इसकी यूनिट से समझ सकते हैं। आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर की हम एक तो डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 यूनिट हैं जिसके अंदर टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया जाता है। नॉर्मली मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप हमेशा एसआई यूनिट केल्विन को ही यूज करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा वैल्यू केल्विन में मिलेगी। आपको इंटर कन्वर्जन समझ में आनी चाहिए, और कन्वर्जन समझ में आने से भी ज्यादा जरूरी है कि आपको मीनिंग तो कम से कम पता हो कि डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट एग्जैक्टली होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो चलो बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा डिग्री सेल्सियस, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, वाटर लिया, जिससे आपको मीनिंग क्लियर हो सके इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ाई करना मतलब मजे के साथ पढ़ाई करना, डर से पढ़ाई करने का कोई मजा नहीं है। वाटर की बात करते हैं तो वाटर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर किया गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिग्री सेल्सियस जब डिस्कवर हुआ तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया गया और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया गया। और जैसे एक हाइपोथेटिकल स्केल बनाया गया 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस का, तो हर एक वैल्यू को 1 डिग्री सेल्सियस बोला गया। क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू वाटर के लिए बताई गई थी, तो कुछ बुक्स में ऐसा भी बताया जाता है कि जितना टेम्परेचर देकर आप वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकें टेम्परेचर, उसी को डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया बेटा, 0 से लेके 100 तक, यानी टोटल मिलाकर 100 पीसेस में, 100 कैटेगरी में, जैसे एक स्केल होता है तो उसके अंदर मार्क्स लगे हुए होते हैं, 0 से 100 वाले को एक मेजरमेंट दे दी थर्मामीटर के ऊपर कि भैया इसको 0 बोलेंगे, इसको 100, और हर एक पॉइंट को 1 डिग्री बढ़ाते चले गए। तो ये तो कंसेप्ट था बेटा डिग्री सेंटीग्रेड का। अब कहानी सुनते हैं फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट में भी डिग्री लगाई जाती है, अभी डिग्री की स्टोरी बताऊंगा, बड़े मजेदार है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बात तो यही की गई कि वाटर को यहां पर कंसीडर किया गया। ठीक है भैया, अब वाटर के यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को एक एजम्पशन दिया गया। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बेटा बताया गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट था बेटा यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग टेम्परेचर को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एज्यूम किया गया। ठीक है, और यहां से लेकर यहां इस स्केल का जो डिफरेंस है, यानी 212 में से 32 माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी बेटा 180 डिग्री। यानी देखा जाए फ़ारेनहाइट ज्यादा प्रिसाइज स्केल है, ज्यादा बेटर स्केल है डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि डिग्री सेल्सियस में तो हर पीस को टोटल पीसेस 100 थे, 0 से 100, यहां पर 32 से 212 तक, यानी टोटल वैल्यूज थी 180। आपको पता ही होगा, वर्नियर कैलिपर्स आपने पढ़ा होगा, स्क्रू गेज पढ़ा होगा, तो स्क्रू गेज इज गिविंग बेटर सिग्निफिकेंट फिगर और वैल्यूज एज कंपेयर टू द वर्नियर। बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है कि डिग्री सेल्सियस थोड़ा बड़ा स्केल है और डिग्री फ़ारेनहाइट कंपैरेटिवली बेटर स्केल है। तो दोनों में एक रिलेशन भी बनाया गया, क्योंकि रिलेशन यहां पर बनाया जा सकता था बहुत इजीली। क्या रिलेशन बनाया? अब अगर आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहां पर है बेटा 100 पीसेस, यहां पर है 180, तो अगर मैं रेशियो ले लूं 100/180, वैसे आपने ये डेरिवेशन पढ़ी रखा होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं 5/9, इसको बोल सकता हूं
5/9 100/180 को क्या बोल सकता हूं 5/9, इसलिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट में से कितना माइनस करेंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को तो 0 से स्टार्ट किया था, फ़ारेनहाइट को 32 से, तो 32 आप इसमें माइनस कर दीजिए। तो ये एक फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया जिसके अंदर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्टेबल है, काफी काम की चीज है, कई बार छोटी छोटी चीजें बड़ी काम आ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की तो कहानी समझ में आ गई, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप इस चैप्टर के अंदर हमेशा एसआई यूनिट में केल्विन स्केल का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा केल्विन स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये केल्विन की कहानी क्या है, केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। अब ये एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हो, अभी सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, चिंता मत करो। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, देखिए ऐसा हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि 0 केल्विन टेम्परेचर तक हम किसी गैस को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। सपोज करिए रूम टेम्परेचर पर कोई गैस है, हम उसको कूल डाउन करते रहे। अब जैसे जैसे कूल डाउन करेंगे, यानी आप थर्मल टेम्परेचर को कम कर रहे हो, यानी थर्मली आप उसको मॉलिक्यूल को पास पास लेते आ रहे हो, तो एक समय आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसमें गैसेस के मॉलिक्यूल इतना पास पास आ जाएंगे कि वो या तो लिक्विफाई हो जाएंगे या सॉलिडिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हो रहा था कि 0 केल्विन से कम टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते जितनी भी गैसेस थी वो एग्जिस्ट करना बंद कर दे रही थी। मतलब 0 केल्विन को अचीव करने से पहले या तो गैस लिक्विफाई हो जा रही थी या सॉलिडिफाई हो जा रही थी। तो ये था मीनिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, यानी मैं लिख सकता हूं कि गैसेस सीजेस टू एग्जिस्ट बिलो 0 केल्विन, बिलो 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव करने से पहले ही गैसेस एग्जिस्ट करना बंद कर दे रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ, वहां पर हम लोग लिखते हैं बेटा डिग्री सेल्सियस, लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, क्योंकि गैसेस के लिए सेल्सियस या सेंटीग्रेड में -1, -2, नेगेटिव की ऐसी टाइप की वैल्यूज पॉसिबल हैं। फ़ारेनहाइट में भी नेगेटिव की वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन गैसेस के लिए बोल रहा हूं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। केल्विन के लिए -1 केल्विन, -2 केल्विन, ये वाली वैल्यू बेटा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि गैसेस सीजेस टू एग्जिस्ट बिलो 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर से पहले गैस एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, यानी 0 केल्विन तक पहुंचते पहुंचते गैस एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। थर्मोडायनेमिक के थर्ड लॉ ने भी इस बात को अच्छे से वेरीफाई किया, क्योंकि 0 केल्विन तक पहुंचते पहुंचते जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या होती है, वो लगभग 0 हो जाती है। जैसे ही मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो टेम्परेचर 0 केल्विन पर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, यानी किसी भी तरीके के मोशन वहां पर आपको नहीं मिल रहे हैं। और अगर गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली या तो वो लिक्विफाई कर चुके हैं या वो सॉलिडिफाई कर चुके हैं। तो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड कि 0 केल्विन, और ये तो आपको पता ही होगा बेटा कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दिया है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस बनाइए और डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में कन्वर्ट करिए। बट ऑलवेज यूज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन, हमेशा केल्विन के टर्म्स में ही आप अपनी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो एब्सोल्यूट 0 अगर कहीं पर लिखा है बेटा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के लिए, एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। तो ये कहानी थी टेम्परेचर की। अब बात करते हैं प्रेशर की, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं तो गैस का प्रेशर होता क्या है बेटा। तो गैस के प्रेशर को वैसे काइनेटिक थियरी में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज करते हैं ये कंटेनर है, यहां पर कंटेनर में बहुत सारे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, and these molecules are moving here and they are moving randomly।
ये मॉलिक्यूल यहां वहां मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। बट जब ये रैंडम मोशन करते हैं हमेशा स्ट्रेट चलते हैं, यानी सीधे चलेंगे, यहां से टकराएगा तो मुड़ेगा। तो व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अराउंड दे आर कोलाइडिंग टू ईच अदर, आपस में भी टकराते हैं, एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग टू द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ये इस दीवार से भी टकराएंगे, आपस में तो टकराएंगे, लेकिन साथ साथ में कंटेनर के अंदर जहां आपने रखा हुआ है उस कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे। अब जैसे बेटा ये दीवार से टकराए तो एक फोर्स पैदा किया, जैसे दीवार से टकराए एक फोर्स पैदा किया, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या बोलते हो बेटा, प्रेशर बोलते हो। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर, यानी P इज इक्वल टू फोर्स यानी F पर यूनिट एरिया यानी A, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना फोर्स गैस के मॉलिक्यूल ने लगाया पर यूनिट एरिया, उसी को आप क्या बोलते हो, प्रेशर। चलो भैया बढ़िया बात है। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू जी, आप एक्सीलरेशन भी लिखते हो, m इंटू ए भी लिखते हैं, डिवाइड बाई ए। मास को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी की टर्म में, डेंसिटी को मैं रो से यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइड बाई ए। अब प्रेशर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इसी को तो वॉल्यूम बोलते हो, मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइड बाई ए। इस ए से ए कैंसिल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो जी एच। तो ये आपका एक प्रेशर का फॉर्मूला बन गया जो कि आगे हमारे काम आने वाला है। रो है यहां पर डेंसिटी, जी ग्रेविटी क्योंकि हम अर्थ के लिए ही बात करने वाले हैं, एच है आपका हाइट ऑफ कॉलम। अब हाइट ऑफ कॉलम क्या है ये अभी आगे आने वाला है, तो आगे हम समझ लेंगे। तो ये होता है बेटा वो प्रेशर, गैस का प्रेशर, जिसको हम किसी सर्टेन डिवाइस की हेल्प से मेजर करेंगे। डिवाइस के बारे में आगे बहुत बढ़िया डिटेल बात करनी है। तो इस वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स दे कीप ऑन कोलाइडिंग टू ईच अदर एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जब ये कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो वहां पर वो फोर्स क्रिएट करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर बोलते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया की हेल्प से ही एक जनरल सा फॉर्मूला आ जाता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहां पर हमें प्रेशर की जनरल बात तो समझ में आ गई। अब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रेशर होगा यहां पर दो तरीके का। अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर की कहानी बनेगी दो अलग अलग तरीके की। कौन कौन सी? अब प्रेशर ये बेटा एटमॉस्फेयर का है, या फिर प्रेशर आपकी गैस का है, जिस गैस के बारे में आप जानना चाह रहे हो। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर की कहानी थोड़ी सी अलग है, और आपका जो गैस है आपके पास किसी कंटेनर में, कहीं आपकी जो गैस है उसका प्रेशर अगर आपको मेजर करना है तो उसकी कहानी थोड़ी अलग है। तो एटमॉस्फेयर की बात करें या गैस के प्रेशर की बात करें, इससे पहले यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करता हूं, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रेशर से आपको यह कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा। तो पहले बात कर लेता हूं मैं यूनिट ऑफ प्रेशर की। यूनिट ऑफ प्रेशर, अब कौन कौन सी यूनिट है? वैसे तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट हैं, आपको कुछ याद भी होंगी। जैसे एटमॉस्फेयर के हिसाब से बात करूं, उसी की कोरिलेशन बता दे रहा हूं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को बोलते हैं इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्यों बोलते हैं, रीजन सबका पता चलेगा। इसको हम बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसको बोल सकते हैं 101,325 पास्कल। इसको बोल सकते हैं सॉरी, इसको हम बोल सकते हैं 1.01325, क्या बोल सकते हो, पास्कल को कन्वर्ट करते हैं जब हम 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दें तो पास्कल कन्वर्ट हो जाता है बार में, ठीक है ना, पास्कल कन्वर्ट हो जाएगा बार में। इसको मैं लिख सकता हूं 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स पर मीटर स्क्वायर इन फोर्स अपॉन एरिया, वो यूनिट भी हम यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिट हम लोग को यूज करनी है, ये सारी आपस में इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं। अब यहां पर पॉइंट आया बेटा कि ये 1 एटमॉस्फेयर होता क्या है,
यानी 1 एटमॉस्फेयर से चलो ये इंटरनली हमने लोगों ने निकाल लिया, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या है, जरा कहानी को सुनते हैं आगे। देखिए बड़ा मजेदार बात है। ये तो है सपोज करिए अर्थ, नॉर्मली बोलते हैं कि सी लेवल पर जो प्रेशर है, अरे ठीक है भैया, सी लेवल का जो प्रेशर है उसको हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लेकिन सी लेवल क्या पूरा समंदर के ऊपर कहीं मेजरमेंट चल रही है? नहीं, ये है सपोज करिए आपकी अर्थ सरफेस कह लीजिए या सी लेवल आप कह लीजिए अपनी अर्थ का, और ये है आपका बेटा एटमॉस्फेयर। ये है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, एयर है ना। इस एयर के एटमॉस्फेयर से बाहर तो वैक्यूम है, तो सबको पता है जहां सैटेलाइट घूमती है तो वैक्यूम में घूमती है। ये है आपका अर्थ के ऊपर का एयर का एनवायरमेंट। अब हमने क्या किया, यहां अर्थ के ऊपर बेटा 1 स्क्वायर इंच, क्या बोल रहा हूं, 1 स्क्वायर इंच, 1 स्क्वायर इंच का जो एयर का कॉलम होगा, 1 स्क्वायर इंच का जो एयर कॉलम होगा, 1 स्क्वायर इंच का जो एयर कॉलम होगा, ये वाला एयर का कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस 1 स्क्वायर इंच के सरफेस के ऊपर, 1 स्क्वायर इंच के सरफेस के ऊपर, इसी को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एग्जैक्टली अगर आप ये प्रोसेस सी लेवल पर करते हैं, सी लेवल पर करते हैं, तो इसी को हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और 1 एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा सकता है? 1 एटमॉस्फेयर बेटा 76 सेंटीमीटर अगर मरकरी का कॉलम बनाया जाए। कैसे बात करेंगे, आगे बात करूंगा, बड़ा अच्छे से समझते जाइए। 76 सेंटीमीटर का मरकरी का अगर मैं कॉलम बनाऊं, उस मरकरी के कॉलम की वजह से जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। अब 76 सेंटीमीटर बोलूं या 760 मिलीमीटर बोलूं, अब अलग अलग यूनिट हैं, पास्कल वगैरह ये वो। यहां पर कई बार बच्चे ये बार को लेकर कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए बता दूं, BAR बार है, ध्यान रखना। एक टर्म होती है आइसो बार, एक टर्म होती है आइसो बार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, यानी ऐसे प्रोसेसेस जहां पर सेम प्रेशर रहे, ऐसे प्रोसेसेस जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहे, सेम प्रेशर रहे, उनको हम आइसो बार बोलते हैं। ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, वहां हम इसका डिटेल यूज करेंगे, लेकिन हां यहां मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि आइसो बार मतलब क्या। आइसो बार मतलब ऐसे प्रोसेस जहां पर प्रेशर सेम रहने वाला है। आइसो बार मतलब ऐसे प्रोसेस जहां पर प्रेशर सेम रहने वाला है। क्लियर होगी ये बात? इसको आप नोट करते रहिए पॉज करके अपने हिसाब से, और अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो स्पीड को बढ़ा सकते हो। YouTube has given you that particular idea कि कैसे आप स्पीड को बढ़ा, या ज्यादा लग रही है तो कम कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बात हुई बेटा प्रेशर ऑफ गैस की, और एक बात आई एटमॉस्फेयर के प्रेशर की। अब यहां पर बेटा इंस्ट्रूमेंट अलग यूज होगा, यहां पर इंस्ट्रूमेंट अलग यूज होगा। ध्यान रखिए, जो प्रेशर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है बैरोमीटर, वो है बैरोमीटर। और प्रेशर ऑफ गैस अगर आपको मेजर करना है तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस आप यूज करेंगे, इसको बोलते हैं मैनोमीटर, मैनोमीटर। तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। किस किस पॉइंट के बारे में अभी तक हमने बात की? आपको मास ऑफ गैस क्लियर हो चुका है, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस क्लियर हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस, क्योंकि मैंने प्रेशर की टर्म में ही डेंसिटी का भी कंसीडरेशन ले लिया। हमने यहां पर प्रेशर के बारे में बात कर ली, हमने यहां पर टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में बात कर ली, यानी ये सारी चीजों की मेजरमेंट के बारे में अभी तक बात हुई है। लेकिन अब प्रेशर को बेटा हम लोग डिटेल में समझेंगे बैरोमीटर की हेल्प से और मैनोमीटर की हेल्प से, और वो समझेंगे अब अपनी अगली क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बैरोमीटर, उसके रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस और थियरी, साथ में मैनोमीटर रिलेटेड न्यूमेरिकल, और उसका 1-2 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ और क्वेश्चंस की हेल्प आपको मिलती जाए, जो कि शायद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ना होगा, वहां से आपको काफी बढ़िया सी और हेल्प मिलती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। कीप लर्निंग एंड डू वेल।